नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबर दुनिया की यानी बीते हफ्ते भर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित सभी अहम खबरें। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। पिछले 5 सालों से गृह युद्ध की आग में धधक रहे सीरिया में शांति, संघर्ष विराम लागू। संयुक्त राष्ट्र ने अगले महीने शांति वार्ता की बहाली की उम्मीद जताई। ईरान में संसदीय चुनाव के शुरुआती नतीजों में सुधारवादी दलों को मिली बढ़त, कई महिला उम्मीदवार जीती। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने की आवामी ताकत की भूरी प्रशंसा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया के सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो को बंद करने की जताई प्रतिबद्धता। रिपब्लिकन पार्टी ने जताया कड़ा विरोध। ग्वांतानामो जेल खौफनाक यातनाओं के लिए है बदनाम। दक्षिण अफ्रीका में फिर सिर उठा रहा है रंगभेद का मामला। पायर्स में 2 अश्वेत युवकों को श्वेतों द्वारा मारे जाने से गरमाया मामला। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशिया से, जहां सीरिया में 5 साल के बाद बंदूकें हुई हैं खामोश। पांच साल से गृह युद्ध की आग में जल रहे सीरिया में पहला व्यापक संघर्ष विराम लागू हो गया है। यह युद्ध विराम शुक्रवार रात से लागू हुआ और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष के प्रमुख इलाकों में गोलीबारी बंद हो गई है। इस युद्ध विराम में सीरियाई सरकार और विद्रोही संगठन शामिल हैं, लेकिन इसमें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से जुड़ा नुसरा फ्रंट शामिल नहीं है। हाँ और ना के बीच अमेरिका और रूस ने हाथ मिलाया तो सीरिया में गड़गड़ाते लड़ाकू विमानों और बरसती गोलियों की गूंज धीमी पड़ गई। यानी पिछले 5 साल से गृह युद्ध की आग में धधक रहे सीरिया में पहला व्यापक संघर्ष विराम लागू हो गया। हालांकि ये संघर्ष विराम आतंकी संगठन आईएस और अल कायदा की शाखा नुसरा फ्रंट पर लागू नहीं होगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सीरिया पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक संघर्ष विराम के बाद उत्तरी शहर अलेप्पो में ही कुछ गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, लेकिन देश के अन्य इलाकों में बंदूकें शांत हैं। संयुक्त राष्ट्र बंदूकों की शांति पर नजर बनाए हुए है। संघर्ष विराम का लक्ष्य सीरिया सरकार के प्रतिनिधियों और विपक्ष को राजनीतिक बदलाव पर चर्चा करने के लिए जिनेवा में पुनः वार्ता की मेज पर लाना है। संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टीफन डी मिस्त्रा का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 मार्च से शांति वार्ता बहाल होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस संघर्ष विराम को जमीन पर बनाए रखना है, क्योंकि कई विद्रोही गुटों के अपने हित हैं। साथ ही आईएस और नुसरा फ्रंट के लड़ाई की इजाजत बड़े स्तर पर युद्ध फिर शुरू होने की संभावना को जिंदा रखे हुए है। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने सीरिया में संघर्ष विराम का स्वागत किया है और दोनों ने अपनी सेनाओं के बीच सहयोग के जरिए इसे बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। पिछले दिनों कई बार रूस और अमेरिका एक दूसरे पर आईएस की आड़ में विद्रोहियों और सीरियाई सैनिकों पर हमले का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही कुर्दों पर तुर्की का हमला ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं। जिनेवा से लेकर म्यूनिख तक तल्ख तजुर्बे यही बताते हैं कि अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। बहरहाल लंबी जद्दोजहद के बाद 5 साल बाद सीरिया में अमन शांति की नई उम्मीद जगी है, जिसे बरकरार रखना विश्व शक्तियों के साथ दूसरे संबंधित स्थानीय धड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है। ईरान में हुए चुनाव के शुरुआती परिणामों के मुताबिक सुधारवादी और दक्षिणपंथी उदारवादी संसद पहुंचने की दौड़ में आगे चल रहे हैं। यह संकेत देता है कि राष्ट्रपति हसन रूहानी को अपना घरेलू एजेंडा चलाने के लिए ज्यादा अनुकूल सदन मिल सकता है। 290 सदस्यीय संसद में तीनों राजनीतिक गुटों में से किसी को भी अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल पाएगा, लेकिन बड़े लोकतांत्रिक बदलाव में प्रयासरत सुधारवादी 2004 के बाद अपनी सबसे बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। ढाका में एक 9 सदस्यीय चिकित्सा टीम ने उस युवक का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया जिसके हाथ पांव पेड़ की बेतरतीब शाखाओं की तरह अजीब से दिखाई देते थे। अबुल बजंदार उर्फ ट्री मैन पिछले 20 सालों से एक विचित्र बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी में शरीर पर मोटी मोटी गांठ बन जाती है जो देखने में पेड़ की टहनियों के विभत्स झुरमुट जैसी दिखती है। इस बीमारी से ग्रसित बजंदार के दोनों हाथ और पांव का वजन 4 किलोग्राम हो गया है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक पुजारी की बर्बर तरीके से हत्या किए जाने के आरोप में आतंकी संगठन आईएस के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुजारी की हत्या पिछले दिनों की गई थी। तब आईएस ने कहा था कि देश में हिंदुओं के खिलाफ उनका ये पहला हमला है। अफगानिस्तान के कुनार में शनिवार को एक आत्मघाती बम विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। हमला पाकिस्तान की सीमा के निकट असदाबाद कस्बे में हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार एक फिदायीन बम हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा दिया। अफगानिस्तान में आतंकियों का आतंक है तो वहीं यातनाओं के आतंक के लिए बदनाम अमेरिका के गुआंतानामो जेल पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है। गुआंतानामो में जेल बंद करने के वादे के साथ पिछला चुनाव लड़ने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा नया चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्यूबा की इस जेल को बंद कराना इस चुनाव में अब एक बड़ी चुनौती हो गया है। ओबामा ने कहा है कि यदि अमेरिकी संसद ने गुआंतानामो में जेल बंद करने को मंजूरी नहीं दी तो वो अपना वीटो अधिकार इस्तेमाल करेंगे। वहीं रिपब्लिकन सीनेटरों ने कहा है कि वो इसे किसी भी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अवैधानिकता, अत्याचार, मानवाधिकारों के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन पर विराम लगेगा। मानवाधिकार पर ही कालिख पोतने वाले अध्याय का अंत होगा ये कि बर्बरता, क्रूरता और हैवानियत की मिसाल कायम करने वाले क्यूबा का कुख्यात गुआंतानामो बे जेल अब बंद होगा। गुआंतानामो बे जेल यानी जहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं, कैदियों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता है और यातनाएं ऐसी कि मध्यकाल पाषाण काल सब शर्मिंदा हो जाए। धरती का नर्क बनी इस जेल को अमेरिका से दूर क्यूबा में पट्टे पे मिली जमीन पर बनाया गया। इराक, अफगानिस्तान युद्ध में पकड़े गए चुनिंदा कैदियों को यहाँ रखा गया, लेकिन जब जेल की दुर्दांत यातना की खबर सामने आई तो दुनिया भौचक्की रह गई। देखते हैं कुछ बानगी यहाँ की प्रताड़ना की। कैदियों को वाटर बोर्डिंग दी जाती है, यानी उन्हें डूबने का एहसास कराया जाता है। स्लीप डिप्रीवेशन यानी सोने में खलल डाला जाता है। गहरी नींद से उठा दिया जाता है या थोड़ी थोड़ी देर तक ही सोने दिया जाता है जिससे वे जानकारी उगल सके। गर्मी में तापमान और बढ़ा दिया जाता है। सर्दियों में कंबल भी छीनकर तापमान कुल्फी जमा देने वाले कर दिए जाते हैं। कटीले तारों, टूटे शीशों से शरीर गोदा जाता है। सिगरेट से बदन भी दाग दिया जाता है। जेल कई कैंपों में बटा है। 6 नंबर कैंप में अनुशासित कैदी होते हैं। कैंप 5 और खतरनाक है, जहां चलना, फिरना और बात करना भी जुर्म है। कैंप 7 सबसे खतरनाक है, जिसके बारे में जानकारी देने वाले शायद मौजूद भी नहीं है। कहते हैं 9/11 और कुछ कुख्यात आतंकियों को यहीं रखा गया है। यहाँ महज 700 कैदी थे, जिनकी सहूलत के लिए नहीं, यातना के लिए हर साल एक कैदी पर 27 से 28 लाख डॉलर खर्च होता है। फिलहाल अब यहाँ 91 कैदी बचे हैं और उम्मीद है कि उनकी वतन वापसी होगी। अंतिम फैसला बाकी है, क्योंकि प्रस्ताव को सीनेट से मंजूरी हासिल करनी होगी। अमेरिका में 1 मार्च को सुपर ट्यूसडे है, लिहाजा चुनावी खुमार पूरे शबाब पर है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने आगामी मंगलवार को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ओर से 11 प्राइमरी और कॉकस आयोजित किए जाएंगे। अल्बामा, अरकानसास, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, वर्मांट और वर्जीनिया में प्राइमरी और कॉकस के चुनाव होंगे। रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चलते रहे हैं। उन्होंने हाल में नेवादा में भारी जीत दर्ज की थी। डेमोक्रेट की ओर से हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच कांटे का मुकाबला है। बोलीविया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में चौथी बार भाग लेने की अनुमति देने वाला संशोधन संविधान में करवाने के लिए बोलीविया में जो जनमत संग्रह करवाया गया, उसमें राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने अपनी पराजय स्वीकार की है। राष्ट्रपति मोरालेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जनमत संग्रह का जो भी परिणाम होगा वह उन्हें स्वीकार होगा। हम नतीजों का सम्मान करते हैं। हमने एक लड़ाई हारी है, जंग नहीं। बोलीविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस जंग जारी रखने की बात भले ही कर रहे हों, लेकिन जनता की अदालत में वो जंग हार चुके हैं। जनता ने उनके चौथे कार्यकाल को अस्वीकार कर दिया है। संविधान में संशोधन को लेकर हुए जनमत संग्रह में 51.3% मतदान विरोध में डाले गए, जबकि पक्ष में 48.7% वोट ही पड़े। हालांकि मतों का फासला ज्यादा नहीं है,
फिर भी लोकतंत्र में बहुमत का ही सम्मान होता है। मोरालेस दिसंबर 2005 में पहली बार बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए। मोरालेस मूल निवासी एमारा समुदाय के संबंध रखने वाले पहले राष्ट्रपति बने। वो सामाजिक आंदोलनों की उपज थे, लिहाजा सत्ता संभालते ही कई जनमानस को छू जाने वाले साहसिक कदम उठाए, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई। तेल और प्राकृतिक गैसों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबों के लिए कई सामाजिक योजनाएं चलाईं, जिसके चलते 25% गरीबी और 43% अति गरीबी को कम करने में सफलता हासिल हुई। विरोधों और प्रदर्शनों के बीच 2008 में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए जनमत संग्रह जीता। फिर 2009 में चुनाव भी। सामाजिक सुधारों के लिए मोरालेस इस बार और भी मुखर दिखे। मूल निवासियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने की कोशिश की। बोलीविया को बहुजातीय अनेक संस्कृतियों वाला राष्ट्र करार दिया। विपक्ष को मोरालेस के ये कदम रास नहीं आए। विपक्ष मोरालेस पर अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाता रहा है। मध्यम वर्ग भी उन्हें अपने विचारों में कट्टर मानता है। मोरालेस की नीतियों से खिन्न होकर उनके विरोधी बड़ी संख्या में देश के समृद्ध क्षेत्र सैंटा क्रूज में इकट्ठा होकर स्वायत्त राज्य की मांग करने लगे। पिछले एक दशक से अपने ही अंदाज में देश पर राज करने वाले राष्ट्रपति की मिली हार से विरोधियों के चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी था और आई भी। कई इलाकों में जश्न है, लेकिन मोरालेस के जंग जारी रहने के वाक्य नहीं भूलना चाहिए, जिसमें वो कुछ संकेत दे रहे हैं। अंतरिक्ष में गोरिल्ला, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक गोरिल्ला को एक अंतरिक्ष यात्री टिम पिक का पीछा करते हुए देखा गया। दरअसल ये दो अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और टिम पिक के बीच चल रहे मौज मस्ती भरा एक पल था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली गोरिल्ला का सूट पहनकर अपने बर्थडे की मौज मस्ती कर रहे थे। स्कॉट केली 1 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। अमेरिका के कंसास में एक बंदूकधारी ने घास काटने की मशीनें बनाने वाली एक फैक्ट्री में गोलीबारी कर दी, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। बंदूकधारी भी मृतकों में शामिल है। बंदूकधारी की पहचान सेड्रिक फोर्ड के रूप में की गई है, जो फैक्ट्री में पेंटर का काम करता था। अब रुख करते हैं यूरोप का, जहां आंसू गैस के गोलों से रोई कोसोवो की संसद। साउथ ईस्टर्न यूरोप के देश कोसोवो की संसद में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब संसद में आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। यह हरकत वहां की विपक्षी पार्टी के एक सदस्य ने की। आंसू गैस फैलने के बाद संसद को खाली कराना पड़ा और इस दौरान संसद सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल कोसोवो की संसद के लिए ऐसा कोहराम कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले भी इसी संसद में मिर्च पाउडर स्प्रे कर दिया गया था। उठता धुआं, आंख छुपा कर भागते लोग, ये कोई जंग का मैदान नहीं बल्कि कोसोवो की संसद का नजारा है, जहां विपक्ष ने कोहराम मचा रखा है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर था। इसी बीच सर्बिया से एक समझौते का मुद्दा सामने आया तो विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए। इस समझौते के तहत कोसोवो में रह रहे सर्ब नागरिकों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। सरकार ने उनकी मांगें अनसुनी की तो विपक्ष ने विरोध की सारी हदें पार करते हुए आंसू गैस का एक गोला सत्ता पक्ष के टेबल के नीचे फेंक दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मार्शल जब अंदर पहुंचे तो स्थिति देखकर चकित रह गए। आनन फानन में सांसदों को गैस मास्क मुहैया कराया गया। मुख्य विपक्षी नेता को संसद के बाहर कर दिया गया, लेकिन वो अंदर आने की जिद करते हुए सुरक्षा बलों से भिड़ गईं। गुत्थम गुत्थी के बीच वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। हालांकि इस तरह का संसद में हंगामा कोसोवो के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले संसद मिर्च का पाउडर फेंकने से भी शर्मसार हो चुका है। इस हंगामे के बीच विदेश मंत्री हाशिम थासी को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 120 सदस्यीय संसद में उन्हें 71 मत मिले। थासी 1988-89 में सर्बिया के खिलाफ गुरिल्ला जंग का नेतृत्व कर चुके हैं। इससे पहले 2008 में कोसोवो को आजादी मिलने के बाद थासी प्रधानमंत्री बने थे। थासी पर युद्ध के दौरान पकड़े गए सर्ब नागरिकों के अंगों के व्यापार का आरोप है। हालांकि वो इन आरोपों का जोरदार ढंग से खंडन करते रहे हैं। कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप का छोटा सा देश है जो 2008 में सर्बिया से अलग हुआ। कोसोवो को 111 देशों ने मान्यता दी, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, लेकिन रूस की मदद से सर्बिया ने कोसोवो को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने से रोक दिया। शरणार्थियों की दुर्दशा पर यूरोप के हैम्बर्ग में शुक्रवार से रविवार तक एक सम्मेलन हुआ, जिसमें करीब 1000 सामाजिक कार्यकर्ता और शरणार्थियों ने शिरकत की।
सम्मेलन में यूरोपीय सीमा चुनौतियों के साथ ही साथ विस्थापितों के लिए शरणार्थी शिविरों की वैधानिकता तथा इनके साथ होने वाले नस्लीय और यौनाचार पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तानी नागरिकों को वीजा फ्री यात्रा में दुनिया में जिस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए अफगान पासपोर्ट को दुनिया में सबसे कमजोर पासपोर्ट माना गया है, जबकि जर्मन पासपोर्ट लगातार तीसरी बार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट करार दिया गया है। जर्मनी स्थित गो यूरो वेबसाइट ने वीजा मुक्त प्रवेश, आवेदन का खर्च और पासपोर्ट हासिल करने में लगने वाले समय के आधार पर शीर्ष 50 देशों की सूची तैयार की है। आयरलैंड में चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद राजनीतिक गतिरोध पैदा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री एंडा केनी की सरकार के समर्थन में गिरावट आने के कारण यह संभावना व्यक्त की गई है। एक चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार केनी की फाइन गायल पार्टी को 26.1% समर्थन मिला है। फाइन गायल और लेबर को 58 से 68 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 80 सीटों की आवश्यकता है। आयरलैंड में चुनाव नतीजों से राजनीतिक गतिरोध के आसार हैं, तो वहीं दक्षिण सूडान में आपसी रंजिश के चलते राजनीतिक गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने अशांत दक्षिण सूडान का दौरा किया। उन्होंने दोनों विरोधी दलों से राजनीति में शांति का रास्ता अपनाने का आग्रह भी किया। दोनों धड़े अंतरिम सरकार बनाने में हो रही देरी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में अगस्त में एक शांति समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए जबरदस्त बम विस्फोटों में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह विस्फोट एक पार्क और राष्ट्रपति कार्यालय के पास स्थित एक होटल के नजदीक हुआ। घटना की जिम्मेदारी अल शबाब ने ली है। दक्षिण अफ्रीका में दशकों से रंगभेद के संघर्ष के बाद एक बार फिर नस्ल भेद के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अफ्रीका के शहर पायर्स में हालात भले ही 1994 से पहले के न हो, लेकिन उससे कम भी नहीं है। श्वेत और अश्वेत के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण पिछले कुछ दिनों में नस्ल भेदी मामलों में इजाफा देखा गया। कटीले तारों के बाढ़, एक तरफ गोरे नस्ल भेदी गीत गा रही हैं, दूसरी ओर काले जमींदारों को मारो की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो नस्ल भेदी दौर की याद दिलाने के लिए काफी है। दक्षिण अफ्रीका के पायर्स की अदालत के माहौल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात भले ही 1994 से पहले के न हों, लेकिन उससे कम भी नहीं हैं। पायर्स में गोरे काले के बीच खाई इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें एक दूसरे से बचाने के लिए तारों की बाढ़ का सहारा लेना पड़ा। मामला जनवरी का है, जब 2 अश्वेत सैमुअल जैक्सा और सियून तंगाशा अपनी मजदूरी लेने के लिए किसान के घर पहुंचे तो उनके बीच कहासुनी हो गई। किसान उन्हें दौड़ाते हुए खेत की तरफ ले गए और वहीं गोली मार दी। 1994 में राष्ट्रपति की गद्दी संभालते वक्त नेल्सन मंडेला एक सतरंगी सभ्यताओं को समेटे हुए दक्षिण अफ्रीका का सपना देख रहे थे, जो अमन और शांति के लिए दुनिया के साथ खड़ा हो। लेकिन मंडेला के सपनों के दक्षिण अफ्रीका का निर्माण अब भी काफी दूर है। राष्ट्रपति से कलेक्टर तक की चमड़ी का रंग तो बदल गया, लेकिन उस समुदाय से जुड़ी बड़ी आबादी के हालात अब भी वैसे ही हैं। 9% आबादी वाले गोरे कालों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा कमाते हैं। देश के 3 सबसे लाभकारी उद्योग खनन, कृषि और बैंकिंग पर गोरों का कब्जा है। इस आर्थिक असमानता के कारण पिछले कुछ दिनों में नस्लभेदी मामलों में इजाफा देखा गया है। जनवरी में 160 मामले सामने आए, जो पिछले 20 सालों में सबसे अधिक हैं। 2014 में 65 गोरों की हत्या कर दी गई। 270 खेतों पर हमला किया गया। मौके का फायदा उठाते हुए जैकब जुमा सरकार अब नस्लवादी विरोधी कानून लाने का प्रयास कर रही है, ताकि नस्ली उन्माद फैलाने वालों से कड़ाई से निपटा जाए। लेकिन सरकार की नाकामियों के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। किसान पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुए हैं। सरकार ने गरीब मजदूरों को खेत तो मुहैया कराए, लेकिन खाद्य या दूसरी अन्य सुविधाएं नहीं दी, जिसके चलते उनका किसान बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। मजबूरियों ने उन्हें फिर से गोरों के खेतों में ही काम करने पर मजबूर कर दिया। आज भी शोषण जारी है, जो धीरे धीरे संघर्ष में बदलता जा रहा है। कोलंबिया में सरकार विरोधी गुरिल्ला समूह फार्क की लड़ाका टुकड़ी की महिलाएं सामाजिक संरचना के आमूल परिवर्तन की लड़ाई में अपने मां होने के एहसास को लगभग भूल चुकी हैं। मां बनने का एहसास महिलाओं में एक रोमांच पैदा करता है।
मगर सहज प्रवृत्तियों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इन विद्रोही महिलाओं ने जिगर के टुकड़ों को छोड़ हाथों में बंदूक थाम ली। जंग के हालात में भी बच्चों से बिछड़ने का दर्द उन्हें परेशान करता है। मां बनने की ख्वाहिश रखना, लेकिन लड़ाका टुकड़ी का हिस्सा होना, जमीन के टुकड़े की लड़ाई में जिगर के टुकड़े को दूर रखना। दशकों से जंगलों में खाक छानते और सरकार को छकाते कोलंबिया के सशस्त्र विद्रोही महिलाओं की कहानी यही है। सजने संवरने की चाहत होती है, लेकिन जंगी कायदे कानून से ये मेल नहीं खाते। जिंदगी खुल के जीने की ललक होती है, लेकिन जिंदगी का दायरा बेहद सीमित होता है। जंग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दिली ख्वाहिशें और इंसानी जज्बा जब उफान पर हों, फौजी कदम ताल में भी जिंदगी के सुरताल बजने लगते हैं। 19 साल की रोजा मायरा पिछले 18 साल से कोलंबिया के सशस्त्र लड़ाका दल में हैं। चेहरे पर जंग और जिंदगी की जद्दोजहद के उभर रहे निशानों के भले ही मेकअप से छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जज्बात झलक ही पड़ते हैं। शीर्ष कमांडर से इजाज़त लेनी पड़ी, फिर मां बनी। महीने भर में ही बच्चा रिश्तेदारों को सौंप कर वापस कैंप में आना पड़ा। सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम है, लिहाजा ऐसी महिलाएं अपने बच्चों से अब मिल ज़्यादा पाती हैं, फिर भी पकड़े जाने या मारे जाने का खतरा तो बना ही रहता है। ये ऐसी माताएं हैं जिनको समाज, सरकार ही नहीं, उनके बच्चे भी अविश्वास की नज़र से देखते हैं। बच्चों को उनकी माँ ही अजनबी लगती है। सरकार कहती है कि कोलंबिया के फार्क कैंप में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न होता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि विद्रोहियों का साथ छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने वाले ऐसे लोग हैं जो दशकों की लड़ाई में माँ बाप बने हैं। विद्रोहियों और सरकार के बीच मार्च में एक समझौता प्रस्तावित है, जिससे विद्रोहियों के साथ रहने वाली ऐसी सैकड़ों महिलाओं को नई आस जगी कि खुद इनका, बच्चों का और देश का भविष्य बेहतर हो सकेगा। और खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक रोचक दृश्य के साथ, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने 106 साल की बुजुर्ग महिला के साथ जमकर नृत्य किया। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। You want to say hi, Michelle? Yeah. Slow down now.